नमस्कार। डीडी बिहार के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति बीच बहस लेकर हम हाजिर हैं। और जब प्रथम चरण के चुनाव की सारी तैयारी हो गई है और कल जहां वोट होने हैं, उनके बाद जिन इलाकों में चुनाव द्वितीय चरण में यानी 11 नवंबर को वोट पड़ने हैं, वहां चुनाव प्रचार में काफी तेजी आ गई है। जाहिर है बहुत कम समय है और पूरी ताकत से दलों के स्टार प्रचारक, उनके शीर्ष लीडर्स सभी वोटरों को बताने में लगे हैं कि आप ही हमें क्यों वोट करें। इसी विषय को लेकर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं उनसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रभूषण जी हैं। चंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम इस विषय पर कि आखिर द्वितीय चरण की क्या रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर बाकी के 2122 विधानसभाओं के वोटरों को आप किस तरह से लुभा रहे हैं, कैसे उन्हें अपने आप तैयार कर रहे हैं कि वो उन्हें वोट करें, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले देख लेते हैं न्यूज रूम की एक ये रिपोर्ट। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर होगा मतदान। राजनीतिक दलों ने झोंक रखी है पूरी ताकत। कई सितारों और मंत्रियों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। बिहार विधानसभा चुनाव चरम पर पहुंच चुका है। गुरुवार को पहले चरण के तहत 121 सीटों पर लोग मतदान करेंगे, तो दूसरे चरण के तहत 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी 6 नवंबर को अररिया और भागलपुर, 7 नवंबर को औरंगाबाद और भभुआ, 8 नवंबर को बेतिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन रैलियों के जरिए एनडीए अपने प्रचार अभियान को और गति देने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी की मदद के लिए राहुल, प्रियंका भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। जिन 20 जिलों में दूसरे चरण के तहत मतदान होना है, उनमें गयाजी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। दूसरे चरण में करोड़पति उम्मीदवारों का बोलबाला है। सभी बड़े राजनीतिक दलों ने बड़ी संख्या में करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कुल 1297 उम्मीदवारों में से 562 उम्मीदवार करोड़पति हैं। दूसरे चरण के सबसे अमीर उम्मीदवार की बात करें तो पश्चिम चंपारण के लौरिया विधानसभा सीट से वीआईपी उम्मीदवार रणकौशल प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति 368 करोड़ रुपए घोषित की है। सबसे गरीब उम्मीदवार की बात करें तो पीरपैती निर्वाचन क्षेत्र से सुनील कुमार चौधरी हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति 0 घोषित की है। दूसरे चरण के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी उम्मीद के अनुसार नहीं है। इस चरण में 133 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जो कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 10% है। दूसरे चरण के धुरंधरों की बात करें तो मंत्री नीतीश मिश्रा से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और जनसुराज के युवा नेता मनीष कश्यप के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। इस रिपोर्ट से हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर कैसे द्वितीय चरण की रणनीति अब बाकी शेष बचे दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज ने तैयार की है, और यही हमारी आज की चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्र प्रकाश जी हैं। सबसे पहले सुमित जी, आपके पास ही आना चाहेंगे। कल, परसों, तरसों यानी कि लगातार 6, 7 और 8 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रहेंगे। विशेष तौर पर अररिया, भागलपुर, औरंगाबाद और चंपारण के इलाके में यानी बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी एक बार फिर से पूरी कमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है प्रचार की। शीर्ष नेता हैं वो, और जो विषय होंगे वो किस तरह के होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन लगातार बिहार की धरती पर होता रहा। जब चुनाव होते हैं तब भी और जब चुनाव नहीं होते हैं तब भी। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंपारण की धरती पर आए थे। सारण में प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, और जब कभी भी चंपारण, सारण और विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री जी आते हैं
तो ना केवल योजनाओं की सौगात आती है, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं रोड मैप भी तैयार रहता है, और जिसके लिए राज्य सरकार जो है वचनबद्धता के साथ काम भी करती है। तो कहीं ना कहीं मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति का बेटा है, इस बात का आभास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर और जन सामान्य वर्ग से आने वाले लोगों को करवाया। और अपनी योजनाओं के माध्यम से भी जब भारतीय जनता पार्टी में, आप मैं थोड़ा सा पीछे जाके बताना चाहूंगा कि आपने कोरोना का वो दुर्गम काल भी देखा होगा जब सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने में लगे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए, चाहे चंपारण की बात कर ले, चाहे सारण की बात कर ले, अथवा बिहार में कोने कोने में, देश के कोने कोने में सामान्य लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को पहुंचाने में प्रशासन का योगदान कर रही थी। दूसरी तरफ ना तेजस्वी जी दिखाई दे रहे थे, ना राहुल जी दिखाई दे रहे थे। उल्टा ये लोग चाहते थे कि हम वैक्सीन जो है वो दुनिया के दूसरे देशों से खरीदे। हमने थोड़ा समय लिया और उचित समय पे हमने अपना वैक्सीन लेकर के आए। तो कहीं ना कहीं हम मेड इन इंडिया पे भरोसा करते हैं, मेक इन इंडिया पे भरोसा करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बिहार की धरती को भी चुना है, लघु एवं कुटीर उद्योगों को समृद्ध करने के लिए, उसमें सामान्य परिवार से आने वाले लोगों को जोड़ने के लिए, महिलाओं को खास करके 1 करोड़ जो लखपति दीदियां हैं उनका जो हमने टारगेट रखा है। ये टारगेट इसलिए है कि अगर बहनें लखपति होती हैं तो एक परिवार की बुनियाद मजबूत होती है, और परिवार की बुनियाद मजबूत होती है तो बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं में चीजें जो हैं वो गुणवत्तापूर्ण सुधार भी होता है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से भी लोग जो लाभान्वित हो रहे हैं उस पर भी हम लोगों से बात करेंगे कि कहीं भी उनको कहीं कोई तकलीफ हो रही है तो उसको भी हम ठीक करने का काम करेंगे। इसके अलावा जब हम आवास योजना बना करके लोगों को पक्का मकान दे रहे हैं तो उसमें उस पर भी चर्चा होती है। उन चीज़ों को भी हम लोगों के सामने बताते हैं। हमने जो काम किया है वो भी लोगों को बताते हैं, आगे क्या काम करेंगे वो भी लोगों को लगातार बता रहे हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो विकास के काम हुए हैं, आप कह सकते हैं कि एनडीए सरकार ने जो, जिसको डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, उन्होंने जो काम किए उन कामों को आप लोगों को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। पूरा प्रचार इसी पर केंद्रित होगा। जी जी, प्रचार के साथ साथ एक जनसंवाद होता है। प्रचार वो लोग करने जाते हैं जो चुनावी मौसम है, प्रचार की बात तो होगी ही, लेकिन प्रचार के लिए जिन लोगों ने कभी कुछ काम ही नहीं किया वो लोग जा रहे हैं प्रचार करने। हम तो जनसंवाद करने जा रहे हैं। हम तो लोगों के साथ जो सामान्य परिवेश से आने वाले, खास करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार में जो लोग हैं वो लोगों के बीच जाते हैं, उनका दुख सुख तकलीफ। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं से जाकर के मिल रहे थे, पूछ रहे थे कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं कोई दुख तो नहीं है, किसी को कोई पीड़ा तो नहीं है, किसी का इलाज तो ठीक से ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ भी समस्याएं होती हैं उसको निष्पादित करने का काम, उसको ठीक करने का काम हमारे नेतागण करते हैं। हमारे और भी नेता हैं, वो भी लगातार, आदरणीय अमित शाह जी भी लगातार जा रहे हैं लोगों के बीच में। जो उनकी समस्याएं हैं उनको भी सुना जाता है, उनको त्वरित रूप से निष्पादित भी किया जाता है, ठीक भी किया जाता है। और उसके अलावा हम जो काम लेकर के आए, आप कल्पना कीजिए ना कि स्कूल के अंदर भोजन, अच्छा भोजन बच्चों को प्राप्त हो सके, वो माल न्यूट्रिशन से बाहर निकल सके, उनके शरीर में अच्छा जो ब्लड है वो गुड क्वालिटी में बने, और बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे। तो मानसिक रूप से जब स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो व्यवस्था हमने की है उसको ग्रहण भी करेंगे, और एक कालखंड में बिहार पुनः उस गौरवशाली इतिहास को दोहराएगा जिसके लिए हम प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। सुमित जी, आप कहना चाह रहे हैं कि उनको भी आना चाहिए बराबर लोगों से मिलने के लिए। शायद आप इशारा विपक्षी दलों की ओर कर रहे हैं, उनके नेताओं की ओर कर रहे हैं कि वो कम आते हैं शायद। चलिए हम आपके पास आएंगे, लेकिन जरा सा चंद्रभूषण जी से समझ लेते हैं इस बात को। चंद्रभूषण जी, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि भाई आपके नेता जो हैं, यानी महागठबंधन के नेता, पब्लिक से दूर हैं और सिर्फ वादे करने चुनाव में आ रहे हैं, काम ऐसा कुछ वो नहीं कर रहे हैं। क्या ये इस आरोप में दम है, या लोकतंत्र है? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लोगों के पास वोट मांगने का अधिकार है। चंद्रप्रकाश जी, चंद्रभूषण जी। जी नमस्ते ध्रुव जी, शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे डिबेट में आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जहाँ तक बात है नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का, तो हमने जब SIR के खिलाफ जब रैली की थी और जो हमने पूरी यात्रा निकाली थी, 16 दिन तक
राहुल गांधी जी बिहार के धरती पर थे, लाखों के तादाद में लोग आए और हमने इतना प्रेशर जनरेट किया कि जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को कई सारे चीज़ मानने पड़े जो वो पहले मानने को तैयार नहीं था। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जब हमने शुरू में कहा था कि आपने जब जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, बिहार में तो लगभग 50% लोग के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आप इसमें आधार कार्ड और आप इसमें राशन कार्ड क्यों नहीं ऐड करते हैं। उस टाइम इलेक्शन कमीशन नहीं माना था, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ मानना पड़ा। जहाँ तक बात है कि बिहार में और जो दूसरे चरण का जो चुनाव है, हम लोग ये भली भांति जानते हैं और बार बार नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सब लोग हम लोग ये बात रिपीट कर रहे हैं कि आप इस एनडीए सरकार को नहीं वोट दे सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच झूठे चुनावी वादा करते हैं। मैं इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बताता हूँ। पिछले 6 साल में बिहार में 1800 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। अगर आप खुद भारत सरकार का लिस्ट देखें तो बिहार उसमें 17वां रैंक पे है, 17th रैंक पे। और एनडीए की जब उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज किया तो उस टाइम सम्राट चौधरी ने यह कह दिया कि हम अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने का हम कोशिश करेंगे। आप इमेजिन कीजिए, पिछले 6 साल में बिहार में आया सिर्फ 1800 करोड़ और अगले 5 साल में वो कितने की बात कर रहे हैं, 50 लाख करोड़ का। पूरे भारत देश में ही पिछले 10 साल में 63 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। वो पिछली बार जब मैनिफेस्टो जब घोषित करते हैं तो कहते हैं कि हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर का हब बनाने का घोषित करेंगे, एरोप्लेन का पार्ट्स बनाएंगे। पिछले 20 साल उनको मौका मिला। 20 साल इतना जरूर वक्त होता है जिसमें चीन कहां से कहां बढ़ गया, वियतनाम आज वर्ल्ड का एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया, मेक्सिको कहां से कहां डेवलप हो गया। एक स्टेट को भी कम से कम 29वें पायदान से 28वें पायदान पे आना था। आज से 20 साल पहले बिहार में जब भी बीमारू राज्यों की बात होती थी तो उसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और बिहार का बात होता था। आज अगर आप बात कीजिए, कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, जो भी बिहार की जनता पढ़ी लिखी है, जो चीज समझती है, खुद बिहार सरकार का ये 2023 अक्टूबर का आंकड़ा है कि बिहार में कुल 2 करोड़ 97 लाख परिवार हैं, जिसमें 94 लाख परिवार वैसे हैं जिसके महीने की आमदनी 6,000 या उससे कम है और 82 लाख वैसे परिवार हैं जिसके महीने की आमदनी 6,000 से 10,000 के बीच है और केवल 4% वैसे परिवार हैं जिसके महीने की आमदनी 50,000 से ऊपर है। मैं ये चीज पूछना चाहता हूं बिहार की जनता से कि 6,000 या 8,000 या 10,000 में आज के टाइम होता क्या है। अगर किसी परिवार, एक परिवार में 5 लोग होते हैं, जो कि भारत सरकार का खुद का डेटा है, अगर किसी परिवार में 5 व्यक्ति है, उसका महीने की आमदनी 10,000 है, वो आदमी क्या हेल्थ पे खर्च करेगा, क्या एजुकेशन पे खर्च करेगा। चंद्रभूषण जी, हम आपको यहाँ पे रोकना चाह रहे हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि आपके अनुसार पिछले 20 सालों में कोई काम नहीं हुआ बिहार में, लेकिन पब्लिक तो कह रही है कि काम हुआ है। ये चूंकि ये एनडीए का मामला है, लेकिन मैं एनडीए पे अभी ये सवाल बीजेपी के हमारे जो प्रवक्ता हैं उनसे नहीं करूंगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ? जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, बात है समय कितना मिला। आज 20 साल, मैं कितने सारे डिबेट्स में जाता हूं, जहां भी मुझे प्रवक्ता लोग मिलते हैं वो एक ही चीज कहते हैं कि राहुल जी आपके उसी रोड पे चल रहे हैं जो कि नीतीश कुमार ने बनाया। ठीक है, उन्होंने रोड बनाया, ठीक है। क्या किसी राज्य को डेवलप करने के लिए जिसकी आबादी 13 करोड़ है, ध्रुव जी, ये चूंकि हम लोग भारत देश में हैं इसलिए आपको ये लगता होगा कि बिहार एक स्टेट है। आप पूरा वर्ल्ड का, रसिया की आबादी 12 करोड़ 97 लाख है जो कि बिहार के बराबर। फ्रांस की आबादी 9 करोड़ है, ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ है। तो कहने में तो ये एक राज्य है, लेकिन एक्चुअल में पूरा वर्ल्ड लेवल में देखें तो एक देश, कई सारे देशों से भी बड़ी इसकी आबादी है। क्या हमको ये इंडेक्स होना चाहिए? एक प्रथम करके एक संस्था है, मैं ये चीज बताना चाहता हूं और चूंकि मैं यूपीएससी की तैयारी करता, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं। प्रथम ने एक चीज कहा कि जो भी बिहार में सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 8वीं के बच्चे क्लास 3रा 4था का भी मैथ ठीक से नहीं बता पाते हैं। कहने को तो देखने में आपको लगेगा कि वो 12th में पढ़ता है, लेकिन अगर आप उससे क्वेश्चन पूछे तो वो क्लास 6-7 का भी ठीक से जवाब नहीं दे पाता। अगर आपने बिहार का जो अभी प्रति व्यक्ति आय वो $800 है, अगर आपने इसको बढ़ा के $2,000 किया होता तो हमको समझ में आता। इसी भारत में तेलंगाना का प्रति व्यक्ति आय $4,200 है, तमिलनाडु का प्रति व्यक्ति आय 4600 प्रति व्यक्ति है। आखिर क्यों इतना कम प्रति व्यक्ति आय? अगर आप पूरे बिहार का उठा के देखें तो प्रति व्यक्ति आय बिहार का 70,000 रुपया सालाना है, 5,000 रुपया महीना। आप बताइए, यही कारण तो है कि इतना अधिक माइग्रेशन हो रहा है। खुद रेलवे मिनिस्टर ने आंकड़ा दिया कि 1,30,00,000 लोग इस बार रेलवे के थ्रू बिहार में छठ पूजा में आए। न जाने कितने लोग बस से आए होंगे, कितने लोग अपने गाड़ी से। चंद्रभूषण जी, हम फिर आपके पास आएंगे। हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास भी वही इशू हैं जो पहले चरण के लिए भी थे, यानी कि पलायन, रोजगार और जो यहाँ पे काम कुछ नहीं हुए हैं, जिन सेक्टर्स में काम है, बेरोजगारी दूर करना या युवाओं की। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, लेकिन जैसा हम समझने की कोशिश करते हैं सुमित जी से। सुमित जी, क्या ऐसा लगता है कि बिहार में जो काम हुआ वो काम अपर्याप्त हैं?
उसका लाभ बिहार की जनता को या बिहार को नहीं मिला और ये इशू द्वितीय चरण में भी बन के उभर के आएगा सामने? देखिए, जंगल राज चलाने वाले लोगों को कभी भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता है। खास करके अंदर देखना चाहिए राहुल गांधी जी को और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को कि किस प्रकार से इन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया था। राहुल गांधी जी वर्तमान में, आपने देखा होगा अभी कुछ 1-2 दिन पहले का ही बयान है कि वो सेना पर बयान दे रहे थे। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, यहीं से शुरू करूंगा कि सेना पर बयान देने का क्या तुक होता है भैया। स्पष्ट रूप से मैं मानता हूं कि चीन के प्रवक्ता की तरह, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह इनके नेता बोलते हैं और इनके प्रवक्ता भी बातें वैसे ही करते हैं। देखिए, मूलभूत मुद्दों पर जब बात होती है तो मूलभूत मुद्दों पर काम करते हुए दिखना भी चाहिए। ये दिखने का काम हमने किया है। बिहार में देश में 11 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हैं। एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का आप जीडीपी में योगदान देखेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए होता है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जब बोला तो इनको शायद नहीं पता था कि 11 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जो हम देश में बना रहे हैं उसमें से एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी गया में बना करके गुणवत्तापूर्ण जो टेक्निकल जॉब्स हैं उसमें 1.5 लाख नौकरी देने का काम हम कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि पहले कभी बिहार में नहीं था, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम बना रहे हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सुई से लेकर के हेलीकॉप्टर बनाने तक का कारखाना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होता है। ये सड़क की बात करते हैं, लालू जी की मानसिकता लेकर के चलते हैं। जब ये कहते हैं कि सड़क बना लेने से क्या होगा, भैया सड़क बना लेने से रोडवेज जब डेवलप होता है किसी भी राज्य का तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होता है। ट्रांसपोर्टेशन जब डेवलप होता है तो कच्चे माल की एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में सुगमता होती है और चीजें खराब नहीं होती हैं। इससे राज्य की इकोनॉमी बढ़ती है और सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमी को बढ़ाने का माध्यम ट्रांसपोर्टेशन ही है। और अच्छी सड़कें होंगी तो मानक भी अच्छे तय होंगे। अब रही बात बच्चों की शिक्षा की, तो हमने गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए बच्चों की जो प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनको डेवलप करने का लगातार हमने काम किया। अब हम उसको स्मार्ट विद्यालय में हम जाकर के तब्दील करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब चीज़ें जो हैं वो त्वरित रूप से आप देखेंगे ना कि मॉनिटराइज होती हैं। कोई शिक्षक ऐसा नहीं है जो समय पर पढ़ाने नहीं जाता है। इनके कालखंड में क्या होता था, शिक्षकों तक का अपहरण हो जाता था कि मास्टर साहब गांव में गए हैं और उनका अपहरण इन्हीं के लोग जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कर लेते थे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये जब ये लोग कहते हैं कि बिहार का बच्चा जो है वो 6 क्लास का मैथ नहीं ये कर पाता है। मैं चैलेंज करता हूं कि बिहार के जो बच्चे हैं ना उनकी शिक्षा दीक्षा पर इनको प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए, खास करके मैथमेटिक्स में। और रही बात ये तय करते हैं, इनका मानक तय करने का तरीका ये है कि वो व्यक्ति भोजपुरी में बोलता है तो इनकी नज़र में वो इलिटरेट है। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भाषा माध्यम होता है, चाहे आप इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले या फिर किसी भी भाषा में बोले, भाषा मानक होता है केवल आपके कम्युनिकेशन का। भाषा कभी भी व्यक्ति के ज्ञान गुण और कौशल की चीज़ों को नहीं बता सकता। और उसको डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए खास करके ये इन लोगों ने MOI समीकरण बनाया। इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, हमने क्या किया, हम बता देते हैं। जब हम आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए, आप कल्पना कीजिए ना किसी भी सामान्य परिवार में दवाई के अभाव में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, किसी पिता की मृत्यु हो जाती है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता था क्या? हमने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ओवरकम करने का काम किया कि कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में, कोई भी व्यक्ति चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में नहीं मरेगा। ये हमने तय किया। सुमित जी, आप कह रहे हैं लगातार हमने काम किया है। हम चंद्रभूषण जी के पास आना चाहेंगे। ये लगातार कह रहे हैं काम करें, आप कह रहे हैं काम नहीं करें, लेकिन चंद्रभूषण जितना तो मानेंगे जब आप कह रहे हैं कि सड़कें बनाने से कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब है कि सड़कें इन्होंने बनाई है और पहले सड़कें नहीं थी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उसको अगर इन्होंने 20 साल में एनडीए की सरकार ने अगर किया है तो क्या ये गलत है? ये क्या इनको इस बात को कहने का, वोटरों तक इन बातों को ले जाने का अधिकार नहीं है? आप वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, इन्होंने, आप कह रहे हैं हम 30,000 एक साथ देंगे, 2,500 पर मंथ देंगे सभी महिलाओं को। इन्होंने 1 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दे दिए। इसकी आप एक तरफ से शिकायत भी कर रहे हैं कि नहीं इन्होंने पैसे दिए इसलिए कि वोट प्रभावित होगा, और फिर आप कह रहे हैं कि हम 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर 20-20 हज़ार रुपए, 30,000 रुपए हर महिला के खाते में डालेंगे। तो कहीं ना कहीं से विरोधाभास लगता है। आपके पास जो मुद्दे होने चाहिए
वो मुद्दे नहीं हैं, और सिर्फ वही मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, या फिर जो हर जगह की समस्या। पलायन कोई सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, हर जगह पढ़ा लिखा आदमी अपनी काबिलियत के बल पे नौकरी पाने के लिए विदेशों तक जाता है, किसी भी राज्य से, किसी भी देश से। तो क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है, लोगों को प्रभावित कर पाया है प्रथम चरण में? द्वितीय चरण के लिए कुछ अलग से तैयारी है, या फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर करेंगे काम के अलावा? जी देखिए ध्रुव जी, आपने महिला वाली बात कही ना जी, किसी भी दुनिया में अगर दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके से होता ना, तो वहां पे बहुत बड़ा बवाल हो गया होता। आप चुनाव से पहले कुछ दिन पहले सब महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए डाल रहे हैं। लगभग 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में इन्होंने 10-10 हज़ार रुपए डाला। आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ, बिहार का जो कुल बजट है वो 3,16,000 करोड़ का है। अब बिहार पे कुल कर्ज है वो 3,64,000 करोड़ का कर्ज है। जुलाई से सितंबर महीने के बीच जो इन्होंने पैसा बांटा है, इन्होंने बिहार सरकार ने 16,000 करोड़ का कर्ज लिया है, और उसी 16,000 करोड़ का कर्ज लेके ये महिलाओं के अकाउंट में 10,000 दे दो, तो जो बेरोजगार युवा है उसके उसके अकाउंट में 1,000 दे दो, तो जो वकील नया नया बना है उसके अकाउंट में 5,000 दो। चुनाव से तुरंत पहले अगर इनको महिलाओं के लिए काम करना था तो इनके पास तो 20 साल थे। आपको पता है बिहार की जो महिलाएं हैं उनका बिहार के जीएसडीपी में, जिसको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है? मात्र 4%, वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडिया। अगर लिटरली कोई, अच्छा एक चीज ये कहते हैं कि हम 10,000 रुपया दिए हैं, बाद में जो है अभी तो इन्होंने कह दिया कि हम 10,000 दिए थे, अब ये पैसा लेंगे नहीं, मतलब आपने घूस के रूप में पैसा दिया है। आप अगर कहते हैं नहीं, यहाँ पे जैसा चंद्रभूषण जी देखिए, जो स्कीम आई थी, चूंकि हम लोग इन बातों से परिचित हैं और टाइम टू टाइम बहुत सारे इस तरह के स्कीम्स मिले हैं। विश्वकर्मा योजना आई जो स्किल डेवलपमेंट के लिए था, महिलाओं को बैंक से और आसानी से लोन मिले, इसके लिए कई योजना आई है। इस योजना में था कि 10,000 रुपए उन लोगों को जो जीविका से जुड़े हुए हैं उनके रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ते हुए इस योजना को भारत सरकार भी इस तरह से मानती है कि लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। राज्य सरकार ने ऐसा किया, और ये उसी वक्त कहा गया था कि जो लोग आगे भी करेंगे इस 10,000 रुपए का उपयोग करके अपनी इंडस्ट्री, छोटी लघु कुटीर दुकान भी परचून की खोल सकते हैं, वो अगर खड़ा करते हैं तो जरूरत पड़ने पर 2 लाख तक और मदद की जाएगी। ये बातें तो पहले ही कही गई थी। जी, मैं बात आप इसमें कहना चाहता हूं, देखिए ये लोग झूठ बोलते हैं जनता के सामने। जिस तरीके मैंने फिर से कहा, जो सरकार पिछले 6 साल में केवल 1,800 करोड़ रुपया का एफडीआई लाता है, वो आके खुलेआम बोल देते हैं ये बात कि हम 50 लाख करोड़, अगर वो 50,000 करोड़ भी बोलते तो ठीक ठाक लगता, 50 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, मतलब वो सिंपल है कि जनता के सामने झूठ बोलते हैं। वो जानते हैं कि बहुत सारे लोग को जो है रेवेन्यू एस्टिमेट का पता नहीं है। अभी जो आप ये कह रहे हैं ना कि 10-10 हज़ार रुपया सबको दिए हैं, मान लीजिए इन्होंने जितने लोग को दिया उसमें अगर सब लोग क्वालिफाई कर गए, कहां से लाएंगे ये 2 लाख करोड़? बिहार का कुल बजट 3,16,000 करोड़ का है। कहां से, अगर टोटल महिला अगर क्वालिफाई कर गई, ये 2 लाख करोड़ कहां से लाएंगे जब ये 16,000 करोड़ का लोन? चंद्रभूषण जी, यही तो सवाल है, पब्लिक ये पूछ रही है कि जैसे आप कह रहे हैं ठीक है इतना पैसे कहां से आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हम तो 2.25 करोड़ घरों में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। तो इस पर भी चर्चा हो रही है। यानी कुल मिला के जो वादे हैं, जो आप कह रहे हैं वोटरों को, वो वोटर को समझाने की प्रक्रिया मुझे लगता है बहुत सहज नहीं है। सिर्फ वादे पर बात हो रही है या फिर दूसरे पर आक्रमण की बात हो रही है? जी चंद्रभूषण जी, देखिए वादे करने, हम लोग ने जो प्लान बनाया है, हम लोग का पहले ही से ये प्लान है कि जब हम बिहार में हमारी सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो हम एमएसएमई पे काफी काम करेंगे। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। हम कोशिश करेंगे कि एफडीआई बड़ी मात्रा में हम आकर्षित करें। उसके पास हमारे पास विजन है। आप कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया? अरे हम तो हमारे इतने विजनरी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैं, इस देश को आज जहां मैं बैठ के ये डिबेट कर रहा हूं वो भी उन्हीं का बनाया हुआ। चंद्रभूषण जी, बात हो रही है कि मेरा कहने का एनडीए ये की मतलब सरकार है, के पहले जो बिहार की स्थिति थी उससे अगर तुलना हो रही है, वोटर कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए आज मेरा ये कहना है कि हम अगर पिछले 20 साल को देखें, बिहार कोई भी आप रैंकिंग उठा लीजिए देश भर में, वो आज भी सबसे पिछड़ा है। मैं 1-2 एग्जांपल दे देता हूं। आप पटना यूनिवर्सिटी, एक टाइम का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, 2024-25 के साइकिल में उसमें 1120 सीट खाली है। साइंस यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज, वंस ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, 143 सीट खाली है। चलिए, समय नहीं है चंद्रभूषण जी, कहने का फिर मैं आपके आखिरी पास बात आएंगे। कहना चाहता हूं, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। जी। कहने का ये मतलब है, अगर इन्होंने किसी भी इंडेक्स में ना, चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिहार को देश भर में 18वां स्थान, 20वां स्थान भी ला दिया होता। इसका जवाब जल्दी से हम सुमित जी से ले लेते हैं। लेकिन सुमित जी, आज भी कोई बिहार काम नहीं सबसे हुआ पीछे बिहार है। में?
बिहार में सुमित जी कोई काम नहीं हुआ, हम 1 मिनट के अंदर आपका सवाल, इस सवाल का जवाब चाहते हैं। झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना और उस झूठ को स्थापित कर देना, यही तो कांग्रेस पार्टी का काम है। हालांकि मैं इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि राज्य में जब ये टेक्सटाइल पार्क की बात करते हैं तो इनके पास विजन होगा, लेकिन हमने तो करके दिखाया ना। हमने 3.5 लाख मुस्लिम बुनकरों को रोजगार दिया भागलपुर में। जब हमने ये कहा कि 50,000 करोड़ रुपया मखाना से जुड़े हुए किसानों को समृद्ध करने के लिए हम लगाएंगे, तो हमने लगा दिया। और जो हमारी बहनें हैं, खास करके आप समझिए कि जो पिछड़ेपन का शिकार रही, वैसी जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको समृद्ध करने के लिए हमने मखाना उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए काम किया। मुझे लगता है कि आज की चर्चा का यही हम कह सकते हैं, अगर हम इसको निष्कर्ष निकालना चाहें तो यही है कि वादे भी हैं और दूसरे के वादों की जो है वो उसकी आप पोस्टमार्टम भी कर सकते हैं, लेकिन जनता तय करेगी। और चलिए, दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार में तेजी आ गई है, तो आपने जिस तरह से अपनी बातें यहाँ पे रखी, आपका और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए डीडी बिहार के साथ, देखते रहिए डीडी बिहार। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।